ये एक समय की बात है। किसी गांव में शामू नाम का आदमी अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। शामू गांव के सेठ केशोरी लाल के यहाँ नौकरी करता था। केशोरी लाल के पास बहुत सी पालतू बकरियां थीं, जिनमें से एक बकरी गर्भवती थी। जब उस बकरी ने बच्चों को जन्म दिया तो उनमें से एक बच्चा बहुत ही कमजोर पैदा हुआ। वो अक्सर बीमार रहता था। एक दिन सेठ गुस्से में बोला, अरे शामू, एक काम कर, एक बकरी के बच्चे को तू कहीं दूर जंगल में छोड़ा। हर समय इसकी वजह से सब बकरियां बीमार होने लगी हैं। हमें बीमार को नहीं रखना। ठीक है मालिक, मैं कल सुबह से इसे जंगल छोड़ाऊं। अगले दिन शामू बकरी के छोटे से बच्चे को जंगल में छोड़ने के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही वो बकरी के बच्चे को छोड़ने लगता है, बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगता है। कितना मासूम और प्यारा बच्चा है। अगर मैं इसे यहाँ जंगल में छोड़ गया तो जंगली जानवर इसे मारकर खा जाएंगे। पता नहीं क्यों मन नहीं कर रहा कि इसे यहाँ छोड़कर जाऊं। शामू बकरी के बच्चे को उठा लेता है और अपनी गोद में लेकर उसे प्यार करने लगता है। बकरी का बच्चा भी शामू से ऐसे लिपट जाता है मानो उसे बहुत सारा प्यार मिल रहा हो। शामू उसे अपने साथ घर ले आता है। सुनो जी, हम लोग वैसे भी इतने गरीब हैं, 2 वक्त की सूखी रोटी भी बहुत मुश्किल से खा पाते हैं। हम इसका इलाज और देखभाल कैसे करेंगे? पार्वती, तुम नहीं जानती, जब मैं इसे जंगल में छोड़ रहा था तो पता नहीं क्यों मेरा मन दर्द से भर आया और इसे जंगली जानवरों के बीच जंगल में छोड़ने का मन नहीं हुआ। इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आया। अब जब ले ही आया हूँ तो इसे पालने का इंतजाम भी हो जाएगा। तुम और मैं मिलकर इसकी पूरी देखभाल करेंगे और मुझे यकीन है कि ये कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। सच में ऐसा ही हुआ। शामू और उसकी पत्नी पार्वती मिलकर बकरी के उस बच्चे की खूब देखभाल करते थे। धीरे धीरे उनकी देखभाल की वजह से कुछ ही महीनों में बकरी बिल्कुल ठीक हो गई और बड़ी हो गई। बकरी ने अब दूध देना भी शुरू कर दिया था। सुनो, देखो हमारी बकरी कितना दूध देने लगी है। क्यों ना हम बकरी का दूध बेचना शुरू करें? इससे हमारी अच्छी कमाई हो जाएगी और तुम्हें इस सेठ की नौकरी भी नहीं करनी पड़ेगी। तुम ठीक कह रही हो पार्वती। इस बकरी को बचाकर उस दिन शायद मैंने सही ही किया। आज ये हमारे कितने काम आ रही है और हमें इससे कितना प्यार भी हो रहा है। ये भी हमें बहुत प्यार करती है। कल से हम इसका दूध बेचकर गुजारा करेंगे और मुझे भी अब उस सेठ हरिचंद के पास नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। अगले दिन से शामू बकरी का दूध बेचने लगा। धीरे धीरे शामू का दूध बेचने का काम अच्छे से चलने लगा। जब ये बात सेठ हरिचंद को पता चली तो वो शामू के पास अपनी बकरी वापस लेने चला गया। क्यों शामू, मेरी बकरी का दूध बेचकर बड़ा पैसे वाला बन गया है? तूने तो मेरे घर नौकरी भी छोड़ दी है। चुपचाप मेरी बकरी वापस कर, वो बकरी मेरी है। सेठ जी, आपने तो इसे जंगल में छोड़कर आने के लिए कहा था ना। आप तो इसे कब का भूल चुके थे। वो तो मैं था जो इस बेचारी को अपने घर ले आया। आज ये मेरे कारण जिंदा है। मैंने इसकी देखभाल की है। तू ऐसे नहीं मानेगा। मैं पंचायत में ये बात रखूंगा। सेठ हरिचंद एक पंचायत में अपनी बकरी वापस लेने की बात कहता है, लेकिन पंचायत का मुखिया शामू की तरफ था। देख सेठ हरिचंद, शामू ठीक कह रहा है। तूने तो इसे बीमार और मरी हुई समझकर शामू को इसे जंगल में छोड़ आने के लिए कहा था ना। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? वो तो शामू ही था जिसने इसकी देखभाल करके पाल पोस कर इसे बड़ा किया है। अब इस बकरी पर शामू का ही हक है। मुझे कुछ और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। इस बकरी को तो मैं हत्या कर ही रहूंगा। सेठ हरिचंद गुस्से में वहाँ से चला जाता है और उसी रात कुछ लड़कों से कहकर बकरी को उठवा लेता है। चुपचाप इस बकरी को यहाँ बांध दो, ये यहीं रहेगी। मैं भी देखता हूँ इसे यहाँ से कौन लेकर जाता है। सेठ हरिचंद बकरी को अपने पास ही रख लेता है। सुनो जी, चलो हम सेठ के घर जाकर अपनी बकरी वापस ले आते हैं। वो कैसे हमारी बकरी को चुरा कर ले गया, उसकी इतनी हिम्मत। पार्वती, मुझे ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है। वो हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। मैं जानता हूँ हमारी बकरी हमारे बिना नहीं रह सकती। वो हमारे पास लौटकर जरूर आएगी। सेठ हरिचंद के नौकर परेशान हो गए। बकरी बिल्कुल भी दूध नहीं दे रही थी और ना ही कुछ खा पी रही थी। धीरे धीरे बकरी फिर से कमजोर होने लगी और बीमार हो गई। अरे किस बीमार को उठा के ले आए? इसे तो वापस उसी शामू के पास छोड़ाओ। ये बीमार और कमजोर बकरी मेरे पास रहेगी तो बाकी जानवर भी बीमार हो जाएंगे। इसके पास से कितनी बदबू भी आ रही है। एक काम करो, इसे यहाँ से निकाल कर बाहर फेंक दो। हमें इसकी जरूरत नहीं है। सेठ हरिचंद के आदमी बकरी को घर के बाहर छोड़ देते हैं। बकरी शामू का रास्ता जानती थी। वो तो बहुत खुश थी कि अपने मालिक के पास वापस जा रही है। शामू और पार्वती दोनों आंगन में उदास बैठे थे। तभी उन्हें अपनी बकरी की आवाज सुनाई देती है। वे खुशी खुशी दौड़ते हैं और उनके सामने उनकी बकरी खड़ी होती है।
सुनो जी, हमारी बकरी देखो वापस आ गई है। अरे ऊपर वाले, सेठ हरिचंद ने इसकी क्या हालत कर दी है, कितनी कमजोर हो गई है। मैंने तुमसे कहा था ना कि सेठ हरिचंद इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखेगा। चिंता मत करो पार्वती, हमारी बकरी अपने घर आ गई है। अब इसे कोई हमसे अलग नहीं कर सकता। अब ये हमारे पास ही रहेगी। मैं तो जानता था सेठ हरिचंद हमारी बकरी को अपने पास नहीं रख सकता। लग रहा है ये बहुत भूखी है। जाओ तुम इसका खाना ले आओ, न जाने इसने कब से कुछ खाया नहीं होगा। अपने घर वापस आकर बकरी बहुत खुश थी। कुछ ही दिनों में वो फिर से बिल्कुल ठीक हो गई। कहीं न कहीं अपनों से दूर जाने के कारण वो फिर से कमजोर हो गई थी, पर अपनों से मिलने के बाद वो फिर ठीक हो गई। उस दिन से वो बकरी हमेशा शामू और पार्वती के पास ही रहने लगी। अपनी बकरी को पाकर दोनों बहुत खुश थे। सेठ हरिचंद को भी समझ आ गया था कि वो बकरी उसके पास नहीं रह सकती, वो सिर्फ शामू और पार्वती के पास ही खुश रह सकती। देखो यार, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा। हफ्ते बाद हम दोनों भाइयों की शादी है और शादी के बाद हम दोनों भाई भला एक छोटे से कमरे में कैसे रहेंगे यार। यही सोचकर तो मेरी रातों की नींद उड़ी हुई है। अरे बच्चों, क्यों इतनी फिक्र कर रहे हो? मेरी दोनों होने वाली बहुएं काफी समझदार हैं और बस कुछ समय की ही तो बात है। कौन सा तुम दोनों भाइयों को जिंदगी भर के लिए अपनी पत्नियों के साथ एक कमरे में ही रहना है? लखा, बिरजू की बहन सीमा की कुछ समय पहले ही इन लोगों ने शादी की थी। शादी में ज्यादा खर्चा करने की वजह से इन लोगों को अपना घर तक बेचना पड़ा था और अब वे सभी एक ही कमरे के छोटे से हॉल में रहते हैं। शादी के बाद अब दोनों भाई अपनी पत्नियों के साथ एक कमरे में कैसे रहेंगे, इस बात की चिंता दोनों को सताए जा रही थी। ऐसे ही समय गुजरता है और आखिरकार दोनों भाइयों की शादी करके अपनी अपनी पत्नियों के साथ अपने अपने घर में आ जाते हैं। भाभी जी, मुझे तो काफी नींद आ रही है, चलिए अब हम अपने कमरे में चलते हैं। दोनों देवरानी जेठानी जैसे ही अपने कमरे की तरफ जाने लगती हैं, तो वे देखती हैं कि पूरे घर में सिर्फ एक ही हॉल है और एक ही कमरा है। अरे ये क्या, इस घर में तो बस एक ही कमरा है। दोनों देवरानी जेठानी आपस में बात कर ही रही होती हैं कि तभी उनके दोनों पति वहां आ जाते हैं। ये सब क्या है बिरजू, लखन, यहाँ सिर्फ एक कमरा क्यों है? दूसरा कमरा कहाँ है? अपनी अपनी पत्नियों के पूछने पर दोनों भाई अपनी अपनी शक्ल देखते हैं और कमरे में रहने वाली बात आखिरकार उन्हें बता देते हैं। आहा, हाँ, आप दोनों का दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? शादी के बाद भला हम सब एक कमरे में कैसे रह सकते हैं? कहीं आप लोग हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हैं? नहीं बहू, यह कोई मजाक नहीं है। हाथ तंग होने की वजह से मैं 2 कमरे वाला घर नहीं ले पाई, लेकिन तुम फिक्र मत करो, बस कुछ समय की ही बात, जब तक थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। सारी बातें जानकर दोनों बहुएं मुंह बनाते हुए उस कमरे में चली जाती हैं और चटाई बिछाकर अगल बगल में सो जाती हैं। एक तो इतना छोटा सा कमरा, ऊपर से हम 4 लोग, मेरा तो दम घुट रहा है इस कमरे में। दोनों देवरानी जेठानी अपने अपने पतियों पर गुस्सा निकालकर और शादी की थकान के कारण दोनों सो जाती हैं। लेकिन तभी अचानक पार्वती ने अपना दया पीर उठाकर नींद में अपनी जेठानी सीमा को मार देती है। इससे सीमा घबराकर नींद से उठ जाती है। एक तो सुहागरात की रात मुझे इन दोनों के साथ रहना पड़ रहा है और ये महारानी है कि नींद में मुझ पर ही हाथ चला रही है। सीमा उठकर सिरानी के साथ रखी हुई ग्लास उठाकर सारा पानी पार्वती पर डाल देती है, जिससे अब पार्वती की नींद खुल जाती है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर पानी डालने की? ठीक वैसे ही जैसे तुमने मुझ पर पैर डाला। अपनी अपनी पत्नियों को आपस में लड़ता देखकर दोनों भाई उन्हें जैसे तैसे करके शांत करवाते हैं और फिर वापस सोने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक से दोनों देवर देवरानी में प्यार भरी बातें शुरू हो जाती हैं। हाय, पता है लखन, मैंने तो प्लान बना लिया है कि हम हनीमून पर कहाँ जाएंगे। पता है, मैंने भी प्लान बनाया है। दोनों देवर देवरानी अपने अपने हनीमून प्लान्स के बारे में बताने लगते हैं और उनकी खुसर फुसर से सीमा की बार बार नींद खुल जाती है। एक तो तुम दोनों की वजह से हमारी सुहागरात खराब हो गई, ऊपर से अब तुम दोनों हमें चैन से सोने भी नहीं दोगे। बोल तो ऐसे रही हो जैसे हम तुम्हारी सुहागरात खराब करके खूब मजे से सुहागरात मना रहे हैं। क्या हमारी सुहागरात खराब नहीं हुई? और अगर इतनी तकलीफ हो रही है ना, तो कानों में रुई लगाकर सो जाओ। दोनों भाई अपनी अपनी पत्नियों को चुप कराने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन अब वह दोनों कहाँ चुप होने वाली थीं। दोनों देवरानी जेठानी चिल्ला ही रही होती हैं। तभी सीमा की नजर ऊपर बड़ी टांग पर जाती है, जैसे देखकर सीमा को काफी अच्छा आइडिया आता है। अब बस देखते जाइए कि मैं कैसे इस एक कमरे में जेठानी की सुहागरात मनवाती हूँ। सुनिए जी, अगर घर पर सीरी है तो उसे ले आइए। बिरजू,
घर से बाहर जाता है और सीढ़ी को घर के अंदर लेकर आता है और लाकर टांग पर लगा देता है। फिर सीमा सीढ़ियों की मदद से टांग पर चढ़ती है और वहाँ पर अपना और अपने पति के लिए अच्छे से बिस्तर की व्यवस्था करती है। जिसके बाद अब एक कमरे में जहाँ ऊपर जेठ जेठानी होते हैं वहीं नीचे देवर देवरानी होते हैं। देखो सीमा, मुझे तो काफी डर लग रहा है, कहीं हम नीचे न गिर न जाएं। कैसे डरपोक आदमी से शादी कर ली मैंने। अरे मुझे तो डर नहीं लग रहा, और मर्द होकर तुम एक चूहे की तरह कांप रहे हो। चुपचाप सो जाओ। अब एक तरफ जहाँ ऊपर जेठ जेठानी आखिरकार अपनी सुहागरात मनाते हैं तो वहीं नीचे भी देवर देवरानी का कुछ ऐसा ही हाल होता है। कुछ भी बोलो, मेरी जेठानी ने तरकीब तो बढ़िया निकाली। एक कमरे में होकर भी अब हम आराम से सुहागरात मना सकते हैं। देवरानी जेठानी एक कमरे में रहकर अच्छी खासी सुहागरात मना लेती हैं और ऐसे ही सुबह हो जाती है। लेकिन इस कमरे में क्या दोनों जेठानी देवरानी एक साथ हंसी खुशी रह पाएंगी या उनके बीच तीसरा विषाद छेड़ेगा? इसे जानने के लिए हमें कहानी में आगे बढ़ना होगा। अरे ऊपर वाले, क्या हालत बना रखी है कमरे की। कपड़े एक तरफ पड़े हैं तो कमरे का सामान एक तरफ। इन्हें कौन सही जगह पर रखेगा? मुझे तो अपना कमरा ऐसा ही रखना पसंद है। अगर तुम्हें तकलीफ हो रही है तो तुम ही साफ कर दो। अपनी जेठानी का जवाब सुनकर पार्वती को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह अपना गुस्सा शांत करती है। इसी एक कमरे की वजह से रोज रोज छोटी मोटी बातों को लेकर दोनों देवरानी जेठानी के बीच बहस छिड़ जाती थी और कभी कभी तो ये बड़ी लड़ाई में तब्दील हो जाती थी। जहाँ जेठानी देवरानी पर हमला करने के लिए झाड़ू लेकर खड़ी होती है, वहीं देवरानी भी जेठानी पर हमला करने के लिए बर्तन उठा लेती है। देख रही हो ना सीमा, अगर मुझे जरा भी झाड़ू छुई ना तो ये पोंछा तेरे मुंह पर दे मारूंगी। और अगर मैंने भी इस झाड़ू से मार मार कर तेरी हालत न बिगाड़ी तो मेरा नाम भी सीमा नहीं। अरे ऊपर वाले, तू मुझे कौन से पाप की सजा दे रहा है जो ऐसे हिटलर जैसी बहुओं से पाला पड़ गया? अपनी बहुओं को इस तरह से लड़ता हुआ देखकर नेहा को काफी ज्यादा दुख होता है और वह अपनी सास और पतियों के लाख समझाने पर भी दोनों देवरानी जेठानी अपनी लड़ाई की आदत से बाज नहीं आती। ऐसे ही समय गुजरता है और हर रोज की तरह जेठानी सीमा अपने टांग वाले बिस्तर पर सो रही होती है, लेकिन तभी अचानक सीमा नींद में गलत दिशा में करवट ले लेती है और सीधा जमीन पर गिर जाती है। ओह मेरी कमर, मेरी मियाँ, मेरी तो कमर गई। ज्यादा ही शौक था ना ऊपरी बिस्तर पर सोने का, अब आ गया ना मजा। अपनी देवरानी को अपना मजाक उड़ाते देखकर सीमा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और ऐसे ही एक दिन जब पार्वती नीचे जमीन पर सो रही होती है तो उसे काफी ज्यादा मच्छर परेशान करने लगते हैं। मच्छरों ने तो काट काट कर मेरा सारा खून पी लिया। क्यों बेटी, अब आया ना मजा? अब खेलो मच्छरों के साथ ढंडिया। हर दिन अपनी दोनों बहुओं की ऐसी लड़ाई से नेहा काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। अब लगता है मुझे अब अलग कमरा बनवाकर ही देना पड़ेगा, लेकिन कैसे? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं। एक काम करती हूँ, मरने से पहले उन्होंने मेरे लिए आखिरी बार जो लौटा हार बनवाया था उसे ही बेच देती हूँ। कम से कम दोनों बहुओं के बीच इस लड़ाई से तो छुटकारा मिलेगा। देवरानी जेठानी चुपके से अपनी सास की बात सुन लेती हैं। अपनी लड़ाई में हम तो घर वालों के बारे में सोचना ही भूल गए थे कि उन पर इसका कैसा असर पड़ेगा। ठीक कह रही हो भाभी, सच में इतने बड़े होने के बावजूद भी हम किसी छोटे बच्चे की तरह आपस में लड़ते रहे। मुझे तो अपनी गलती पर काफी पछतावा हो रहा है। देवरानी जेठानी एक दूसरे से माफी मांगकर अपनी सास से भी अपनी गलती पर माफी मांगती हैं और आराम से एक ही कमरे में रहने लगती हैं। वहीं कुछ समय में दोनों भाई मेहनत करके अच्छे खासे पैसे जोड़ लेते हैं और अब जल्दी से अपने लिए अलग अलग कमरे बनवाते हैं और अब दोनों देवरानी जेठानी अलग अलग कमरों में हंसी खुशी रहती हैं।